दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पहले मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसमें हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में सारा डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको विस्तार में समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, इसमें 140 प्रश्न होते हैं, और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होता है, इसमें 60 प्रश्न होते हैं। कुल मिला के 200 अंकों पर प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनती है, और जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिर उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नों का जो प्रारूप है वो आज के इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और ख़ास तौर से ये सारे प्रश्न आपको 2016 की जो पुनः परीक्षा हुई थी RO-ARO की, उसी क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सक्षम करने के लिए लाठी क्लब का आयोजन किया गया था। वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह स्टेटमेंट किसका है? देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्राचीन हिंदू साहित्य में उनकी महारत के बाद उन्हें 1839 में विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, बेताल पंचविंशति, बांग्लार इतिहास, जीवन चरित, शकुंतला, महाभारत आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? इलाहाबाद की संधि कब हुई? बक्सर का युद्ध कब हुआ? और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो ये जो घटनाएं हैं इनके सन को अगर आप याद रख पाएंगे तभी आप इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 10 अप्रैल 1765 में। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी कब? 12 अगस्त 1765 में। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना यहाँ पर 1773 है, यानी कि जो पहली घटना है वो ऑप्शन 3 वाली है, बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद फिर 1765 10 अप्रैल क्लाइव का पुनः भारत आगमन, उसके बाद इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, और देन आफ्टर वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1773। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? देखो फ्रेंड्स, ये जो रज़्मनामा है यह महाभारत का फारसी अनुवाद है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको बता दें कि मुगल बादशाह अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना यानी कि अनुवाद घर शुरू किया था। राजतरंगिणी रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने की हिमायत दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ऐसे प्रश्न आपको RO-ARO की परीक्षा में बहुधा देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। इन प्रश्नों में एक से अधिक प्रश्नों को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, जैसे कि कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सन अगर आपको याद हो पाएगा तभी आप कूट से इसका आंसर चुन पाएंगे। आपको बता दें ये कन्नौज का युद्ध हुआ था मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में मुगलों और राजपूतों के बीच। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में दक्कन और विजयनगर के बीच। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? देखो, इसमें जो पहली घटना है वो है ऑप्शन बी, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद चौसा का युद्ध,
फिर कन्नौज का युद्ध और फिर तालीकोटा के युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार से 4 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई 31 दिसंबर 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930। तो सबसे पहले ऑप्शन 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 और फिर 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे कौन? विलियम विल्सन हंटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। विलियम विल्सन हंटर एक स्कॉटिश इतिहासकार और एक संकलक थे। सर विलियम विल्सन हंटर भी भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। 1869 में उन्होंने भारत के इंपीरियल गजेटियर का काम शुरू किया और जो 1881 में 9 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 14 और बाद में उनकी मृत्यु के बाद 26 खंड के रूप में प्रकाशित हुआ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में विचार करें। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है, यानी कि केवल पहला विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आपको बता दें कि जो लेमेस्टर थे ये अन्य न्यायाधीशों में थे। अन्य न्यायाधीशों में हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर इलिजा इम्पे। ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन आगरा में होता है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन फर्रुखाबाद में होता है, तिल का उत्पादन हमीरपुर में होता है, लेकिन मक्के का उत्पादन वाराणसी में नहीं होता है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है कानपुर देहात में। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी लिया गया है यूपीपीएससी ROARL 2016 की पुनः परीक्षा से। तो इसका उद्देश्य होता है रोजगार सृजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? देखो 2011 की जो जनगणना है उसको बिल्कुल रट लेना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, देखो इसमें पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी सही है। 2011 की नगरीकरण के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आप पूरी सूची देख सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो प्रतिशत में नगरीकरण हुआ है वो 31.89 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 33.49 है, मिजोरम में 51.51 है, हरियाणा में 34.79 है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेशों में जरवा जनजाति का निवास है? जरवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगी आपको अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। फिर देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा, उत्तर पूर्व पवन के द्वारा, उत्तर पूर्व पवन से, या फिर दक्षिण पश्चिम पवन से। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये क्रम याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना कब की गई थी? तो देखो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक हैं वो किस टॉपिक से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स और स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विस्तार में टू द पॉइंट और विस्तार से पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए ताकि बेसिक तैयारी आपकी होती रहे। एक प्रैक्टिस प्रश्न है, और प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आंसर कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।